नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में हुए लेवाना कांड की, जहां पर लेवाना अग्निकांड की अधिकारियों पर गाज गिरी है। लापरवाही बरतने वाले 19 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। निलंबन के साथ ही विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर मंडला आयुक्त ने सौंपी है जांच रिपोर्ट। सीएम ने दिए थे सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश। तो गृह, ऊर्जा, नियुक्ति, एलडीए के अफसरों पर यह गाज गिरी है। आबकारी विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। अग्निशमन विभाग के 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। ऊर्जा विभाग के 3 प्रशासन का 1 अधिकारी निलंबित हुआ है। एलडीए के 8, आबकारी के 3 अफसरों पर कार्रवाई। सुशील यादव अग्निशमन अधिकारी निलंबित किए गए हैं। अभय भान पांडे रिटायर हुए हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी निलंबित हुए हैं। योगेंद्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी निलंबित हुए हैं। विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी निलंबित किए गए हैं। सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा विजय राव निलंबित हुए हैं। जेई आशीष मिश्रा, एडीओ राजेश मिश्रा निलंबित हुए हैं। तो पीसीएस महेंद्र मिश्रा भी निलंबित किए गए हैं। तो रिटायर एक्साइन अरुण सिंह, ओम प्रकाश निलंबित हुए हैं। एई राकेश मोहन और मेट राम प्रताप निलंबित हुए हैं। लखनऊ के उप आबकारी आयुक्त रहे तो जिलाधिकारी रहे संतोष तिवारी को भी निलंबित किया गया है। तो सहायक निदेशक जेई आशीष मिश्रा, एसडीओ राजेश मिश्रा निलंबित किए गए हैं। तो सीएम का यह एक्शन देखने को मिला है। अग्निशमन अधिकारी निलंबित हुए हैं। योगेंद्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी निलंबित हुए हैं। विद्युत सुरक्षा विजय राव निलंबित हुए हैं। जेई आशीष मिश्रा, एडीओ राजेश मिश्रा भी निलंबित हुए हैं। पीसी महेंद्र मिश्रा भी निलंबित किए गए हैं। रिटायर एक्साइन अरुण सिंह, ओम प्रकाश निलंबित हुए हैं। तो ये वो अधिकारी हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। तो कई डिपार्टमेंट के ये वो अधिकारी हैं जो जांच घेरे में आए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, लेवाना अग्निकांड को लेकर जांच घेरे में आए हुए अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और कई अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो सीएम योगी का जो सख्त निर्देश था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वो देखने को मिल रही है। और देखिए, कार्रवाई यहीं तक नहीं, इसके आगे भी क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल 5 सितंबर को लखनऊ के लेवाना होटल में आग लगी थी। आग लगने के बाद वहां पर कहीं ना कहीं 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई थी और पूरे मामले का स्वयं संज्ञान लिया था और जो उसकी जांच के निर्देश दिए थे। जांच के आदेश जो दिया था उसमें लखनऊ कमिश्नर, साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर लखनऊ, 2 लोगों की टीम बनाई गई थी जिन्होंने जांच की थी। जांच रिपोर्ट बाकायदा जो मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई और उसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। 19 लोगों को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया, जिसमें से 15 लोगों को निलंबित कर दिया गया। 4 लोग रिटायर हो चुके हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले भी 2018 में इस तरह का एक कांड हुआ था लखनऊ में, 4 बाग स्थित 2 होटलों में, जिसमें लमसम 8 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद फिर जांच कराई गई थी। जांच में 2 अधिकारी एडीजी रैंक के अधिकारी थे, साथ ही साथ एलडीए वीसी थे। जांच रिपोर्ट में लगभग 2.5 दर्जन लोगों को दोषी पाया गया था। उसके बाद दोषी के बाद उन पर हुई कार्रवाई के लिए कहा गया, कुछ का निलंबन हुआ था और उनके बाद उसकी चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद बाकायदा वो टहल है, उसमें से कुछ अधिकारी रिटायर भी हो गए हैं और बाकायदा वो लखनऊ विकास प्राधिकरण से तमाम जो सुविधाएं होती वो उठा रहे हैं। अब आते हैं लेवाना कांड पर। लेवाना कांड को लेकर के मुख्यमंत्री काफी नाराज हैं और काफी गुस्से में एक तरीके से कहें, वो लगातार पूरी अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों के पेच कस रहे हैं, जिसका नतीजा है मात्र 5 दिन के अंदर रिपोर्ट पूरी तैयार की जाती है, मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाती है। 19 लोग जो जिन पर कार्रवाई होनी है उसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े लोग हैं, आबकारी विभाग से जुड़े लोग हैं, साथ ही साथ ऊर्जा विभाग से जुड़े लोग हैं, तमाम अन्य विभाग उनसे जुड़े लोग हैं। अग्निशमन विभाग के जो सीएफओ थे उनको वो 2018 से 2022 तक लखनऊ में ही थे, उन पर भी कार्रवाई की गई, उनका भी निलंबन हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अभी भी तमाम अधिकारी जो बचे हुए उन पर कार्रवाई कब हुई? क्योंकि 2018 में जब होटल निर्माण हुआ उस दौरान जो दोषी थे उन पर तो निलंबन कार्रवाई होगी, लेकिन 2018 के बाद से अभी तक 4 साल का समय हो गया और इस दौरान होटल बाकायदा चल रहा था। कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो ढुलमुल रवैया था, नोटिस काटने का पुराना तरीका था। नोटिस कटती थी, तमाम होटल्स की कटती हैं, तमाम जो आवास होते हैं उनकी कटती हैं जो अवैध रूप से होते हैं, लेकिन नोटिस जो होती है कट के अपने रजिस्टर्ड में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर चढ़ा लिया जाता है और बात वहीं खत्म होती है। जब कभी बात आती है कि आपने कार्रवाई क्या की तो दिखाई जाती है कि हमने नोटिस जारी की थी। जब आपको पता है कि
बिल्डिंग अवैध बनी हुई तो नोटिस कितनी बार आप नोटिस देंगे, कार्रवाई करते हैं। 8 4 से 17 से लेकर के अब तक 5 साल का समय हो गया और 5 साल में आप बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। सबसे बड़ा सवाल ये होता, इस दौरान तमाम जो एलडीवीसी है वो रहे और चले गए, जिसमें आज पिछले जो एलडीवीसी रहे उससे पहले एलडीवीसी रहे, यहाँ तक कि जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश थे, उनके पास भी एलडीवीसी का चार्ज रहा था। लमसम 7 से 8 महीने तक उनके पास एलडी का चार्ज रहा था और कहीं ना कहीं लोग आरोप लगाते हैं कि उस दौरान उन्होंने बेधड़क तरीके से कमाई की थी। निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि उन पर तमाम तरह पहले भी आरोप लगे हैं। कुछ विधायकों ने भी उनके खिलाफ पत्र लिखा था कि उन्होंने एक बड़ी जो जमीन है वो तमाम जगह खरीदी है जिसकी जांच कराई जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों की जेबें गर्म होती रही, लेकिन जो कार्रवाइयां होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में लमसम 300 होटल्स जो ऐसी बिल्डिंग चिन्हित की गई जो अवैध हैं, लेकिन सिर्फ नोटिस का खेल अभी भी चल रहा है। कहीं ना कहीं वसूली का खेल बड़ी संख्या में शुरू हो गया। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अब ज्यादा वसूली कर रहे हैं क्योंकि जो होटल्स मालिक हैं वो डरे हुए हैं कि उन पर कार्रवाई ना हो जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वसूली का काम है वो शुरू हो गया। दूसरी ओर एक बड़ा चीज सोचनी होगी कि ओयो होटल्स एक कंपनी है जो लगातार जो होटल्स को परमिट दे रहा है कि अब अवैध रूप से होटल चलाइए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या उसके पास कौन सा नियम है जिसके तहत वो अपनी परमिट दे रहा है कि आप होटल चलाइए? लखनऊ के अंदर लमसम 500 से 700 होटल होंगे जो ओयो से एफिलिएटेड हैं और लखनऊ में रन हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनसे सवाल पूछा क्यों नहीं आ रहा कि आप किस बिहाफ पर जो है होटल चलाने की अनुमति दे रहे हैं? निश्चित तौर पर ओयो पर भी लखनऊ में कार्रवाई होनी चाहिए या फिर तो उसके जो लोग उससे जुड़े हैं उनको हटना चाहिए कि आखिर उसके पास अधिकारी नहीं है होटल की लाइसेंस देना कि आप होटल चला सकते हैं। क्योंकि जब तक मानक होटल्स के पूरे नहीं हो रहे हैं तो कोई कितनी बड़ी कंपनी है जो विश्व स्तर पर इंटरनेशनल स्तर पर जो है अपना बिजनेस कर रही है और इतनी आसानी तरीके से जो है होटल चलाने की अनुमति दे रही है। और पहली बात, सबसे बड़ी बात, वो होता कौन है होटल चलाने की अनुमति देने वाला, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हालांकि 19 लोग जद में आए हैं, अभी काफी आने बाकी हैं, आगे क्या कार्रवाई होगी देखना होगा। सिर्फ निलंबन ही शायद जो अंतिम प्रक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि निलंबन इससे पहले भी तमाम विभागों में होते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक अगर बात करें तो इन सभी लोगों पर गैर इरादतन हत्या का 308 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कब्रगाह थी इन्हीं की देखरेख में शुरू हुई बनी थी और वो एक दिन ऐसा हुआ कि आज 4 लोगों की मौत हो गई इसी में। लेकिन उसके बाद भी तमाम अधिकारी हैं जिन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो 5 साल के दौरान वहां पर रहे, जिनकी जानकारी में था कि बिल्डिंग अवैध है। और लखनऊ में अभी भी तमाम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो अवैध है। लखनऊ के जो किनारे हैं वहां चले जाइए, बड़ी संख्या में अवैध तरीके से जो है इमारतें खड़ी हो रही है, अवैध तरीके से जो है प्लॉटिंग हो रही है, अवैध तरीके से मकान बन रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसमें सिर्फ और सिर्फ एलडीए के जो अधिकारी हैं उनकी जेबें गर्म हो रही हैं। तमाम बार खबरें चलाने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया था, क्योंकि उन बिल्डर्स के पास जो कहीं ना कहीं उन जो बिल्डिंग बन रही उनमें बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा लगा होता है, बड़े बड़े लोगों को पैसा लगा होता है। तो ऐसे में विकास प्राधिकरण जो है उन पर कार्रवाई चाहकर भी नहीं कर सकता। इसकी भी जांच मुख्यमंत्री को करानी चाहिए। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बागपत दौरा है। सबसे पहले सीएम योगी जाएंगे मवीकला गांव किसान इंटर कॉलेज में मल्टीपल स्टेडियम का करेंगे निरीक्षण। जिले के अर्जुन अवार्डी और अन्य खेलों के खिलाड़ियों से संवाद भी करेंगे। सीएससी में एटीएम का उद्घाटन करेंगे, मरीजों से करेंगे वार्ता। सीएम कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों से वार्ता करेंगे। बागपत में 3 घंटे रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और जिसके बाद ग्रेटर नोएडा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो आज बागपत दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। करीब 3 घंटे का ये पूरा उनका कार्यक्रम रहने वाला है। मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको भी बता देते हैं। 10:30 बजे पुलिस लाइन बागपत पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 10:40 पर किसान इंटर कॉलेज मवीकला के स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। 10:50 पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ संवाद करेंगे। 11:10 पे सीएचसी बागपत का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही हेल्थ एटीएम का उद्घाटन भी करेंगे। 11:35 पर कलेक्ट्रेट में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर करीब 12:15 पे जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। 12:30 बजे विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। 1 से 1:30 बजे आरक्षित समय रखा गया है। दोपहर करीब 1:35 पर पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे ग्रेटर नोएडा के लिए। और लगातार हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, पश्चिम हो या पूर्वांचल, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ
यूपी के दौरे पर हैं, क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान तमाम कई सारी परियोजनाओं का निरीक्षण खुद कर रहे हैं और इसके साथ ही सौगात भी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज बागपत का जो 3 घंटे का ये दौरा रहने वाला है, बागपत वासियों के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि खिलाड़ियों से संवाद करेंगे, कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी उत्साहित होंगे। इसके साथ ही हेल्थ एटीएम मिलने जा रहा है, बहुत फायदा वहां पर मौजूद जो मरीज हैं, जो हॉस्पिटल में आते हैं, उनके लिए बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री बागपत के दौरे पर हैं। कहीं ना कहीं जनता के लिए आज का दिन बेहतर होने वाला है, साथ ही साथ अधिकारियों के दिन का आज का दिन टेंशन वाले होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री बागपत के दौरे पर होंगे तो निश्चित निरीक्षण भी योजनाओं का करेंगे, कहां पर क्या काम चल रहे हैं इसकी जानकारी मांगते हैं। साथ ही साथ कानून व्यवस्था होता है कि पिछले 2 महीने में कितना अपराध वहां पर हुआ, इन तमाम चीजों का डेटा भी मुख्यमंत्री अपने सामने पेश कराते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का आज बागपत का दौरा है। इस दौरान आज जो है मल्टीपल स्टेडियम है वहां पर उसका निरीक्षण करेंगे, साथ ही साथ अर्जुन अवार्डी जो है उनको सम्मान करेंगे। हेल्थ एटीएम है जो लगाया जा रहा है हॉस्पिटल में, उसका शुभारंभ करेंगे। हेल्थ एटीएम से तमाम लोगों को सुविधा मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं जो तमाम जांचें होती हैं जो जिन पर ज़्यादा पैसा खर्च होता था वो सस्ते में हो जाएंगे। साथ ही साथ तत्काल प्रभाव से उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री है समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के दौरान कहीं ना कहीं अधिकारियों का आज मुख्यमंत्री का पारा भी गर्म हो सकता है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं। शायद अधिकारी इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का काम करने का तरीका क्या है, क्योंकि पिछले अगर 6 महीनों की बात करें, जब पिछले चुनाव के पहले से अब तक की लगातार एक दिन का डेटा मुख्यमंत्री इकट्ठा कराते हैं कि किस जिले से कितनी शिकायतें आए हैं, 1076 पर कितनी शिकायतें हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर कितनी शिकायतें हैं, या तमाम अन्य जो 112 हैं या तमाम अन्य प्लेटफॉर्म से वहां पर कितनी शिकायतें हैं, और सभी शिकायतों का कहीं ना कहीं एक कलेक्शन किया जाता है, उनका डेटा तैयार किया जाता है, मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाता है कि इस जिले में इतनी शिकायतें हैं जो जिनका निस्तारण नहीं हो पाया। जब मुख्यमंत्री उस जिले के दौरे पर होते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के पेच भी कस जाते हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा तो आप हटिए, दूसरा अधिकारी बुलाया जाए। इससे पहले भी देखा गया जब भी मुख्यमंत्री जिलों का दौरा करते हैं, बाकायदा जब दौरा पूरा हो जाता है उसके बाद कार्रवाइयों का दौर शुरू होता है, उन जिलों के अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि कोई भी पीड़ित जो है वो लखनऊ या गोरखपुर ना पहुंचने पाए, उससे पहले उसकी समस्या का हल हो जाए। लेकिन अधिकारी जो हैं, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो तहसील के अधिकारी हो या जिले के अधिकारी, इतना बेपरवाह और लापरवाह बने हुए हैं कि मुख्यमंत्री के जो निर्देश है उनका कहीं ना कहीं पालन नहीं कर पा रहे, या तो अपनी मनमौजी काट रहे हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार इस चीज को लेकर कहते हैं कि फरियादी अगर आ रहा है उसका समय तक जो है निस्तारण किया जाए समस्या का, साथ ही साथ जो फोन नंबर सीयूजी तक है जो अधिकारी खुद उठाएं। लेकिन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। हापुड़ का दौरा है, हापुड़ के दौरे पर रहेंगे, जब तक मुख्यमंत्री वहां रहेंगे तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का आज सिरदर्द बना रहेगा कि कब पता नहीं मुख्यमंत्री कौन सी फाइल मंगा लें, कौन सी किस जगह पर निरीक्षण के लिए पहुंच जाएं। मुख्यमंत्री जब निरीक्षण के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वो जो निर्माण कार्य हो रहा होता है, जो विकास योजना चल रही थी वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिससे एक तो फायदा होगा कि सरकार का पैसा बचेगा, दूसरी ओर फायदा होगा जनता को उस सुविधा का लाभ जल्दी मिल जाएगा। निश्चित तौर पर देखा गया तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना था और लमसम 7 से 8 महीना पहले बनकर तैयार हो गया, जिससे कहीं ना कहीं सरकार का पैसा भी बचा, इसके अलावा जो जनता थी उसको सुविधा भी जल्द मिल गई। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं तो अधिकारी को निर्देश जरूर देते हैं कि काम जो है उसमें तेजी लाया जाए और काम जो हो बेहतर हो। निश्चित तौर पर हापुड़ का दौरा रहेगा, हापुड़ के लिए कुछ ना कुछ सौगात में मिलेगी, साथ ही साथ उसके बाद मुख्यमंत्री हापुड़ से सीधे ग्रेटर नोएडा के लिए जाएंगे। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए, आऊंगी आपके पास। वहीं ग्रेटर नोएडा में सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी बता देते हैं, क्योंकि बागपत के बाद सीधे ग्रेटर नोएडा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। 2 बजे जेवर एयरपोर्ट स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 बजे से लेकर 2:45 तक निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट की समीक्षा करेंगे और निरीक्षण करेंगे। 2:45 पर जेवर एयरपोर्ट स्थित हेलीपैड से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जाएंगे। 3:15 तक जेबीयू में रहेंगे तो 3:20 बजे एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। 5:15 से 6:15 तक जेबीयू के शैक्षिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। तो पश्चिमी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बागपत के बाद सीधे ग्रेटर नोएडा जाएंगे और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, ग्रेटर नोएडा का भी दौरा खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान निरीक्षण का कार्य सबसे ज्यादा रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर किस तरह से कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे।
या ग्रेटर नोएडा हो या फिर जिले प्रदेश का कोई भी जिला हो, हर जगह नए नए विकास कार्य इस समय चल रहे हैं और विकास डेवलपमेंट के काम का बाकायदा जांच करने के लिए मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। अपनी टीम लगा रखी जिसमें दोनों डिप्टी सीएम हैं, साथ ही साथ तमाम जो मंत्री हैं उनको लगा रखा है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बारे में कहा जाता था कि कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ आना नहीं चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिथ्या थी कि जो मुख्यमंत्री यहाँ आएगा दोबारा से वो सत्ता वापसी नहीं कर पाए। लेकिन इस मिथ्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। पिछले कार्यकाल में दर्जनों बार जो है नोएडा गए, ग्रेटर नोएडा गए, साथ ही साथ जो है उस भ्रम को तोड़ा कि दोबारा सत्ता में वापसी नहीं होती, क्योंकि मुख्यमंत्री को बखूबी ये पता है और ये लगातार मंच से कहते हैं कि जनता जो है भाग्य से नहीं चुनती है या फिर टोटकों से नहीं चुनती उनको, बल्कि काम से चुनती है कि उनका जो नेता हो, उनकी जो सरकार हो बेहतर काम करे। नतीजा ये रहा कि 2017 से लेकर 2022 तक कानून व्यवस्था को लेकर के जो काम किया गया उसकी तारीफ चाहे प्रदेश हो, चाहे विपक्षी हो या फिर दूसरे प्रदेश के लोग हैं, वो भी करते हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पहले से काफी बेहतर हुई। जहां पर छोटी छोटी चीजें होती थी, राह चलते जो है कभी चैन छीन ली जाती थी, कभी किसी को चाकू मार दिया था, लूट हो जाती थी, बच्चों का अपहरण हो जाता था। ये छोटी छोटी घटनाएं थी जो सिरदर्द बनी हुई थी तमाम लोगों के लिए, उन पर पूर्णतः अंकुश लगा। मुख्यमंत्री जब ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वहां के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, क्योंकि तमाम जो डेवलपमेंट के काम है इसमें ग्रेटर नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में चल रहे हैं, एनसीआर का हिस्सा है, वहां पर ज्यादा डेवलपमेंट के विकल्प निकाले जा रहे हैं, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उत्तर प्रदेश में जब इन्वेस्ट करने आए तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा आसपास के क्षेत्र को भी इंटरेस्ट ले और वहां पर भी जो है अपना निवेश करें। निश्चित तौर पर दूसरी ओर मुख्यमंत्री कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे पहले देख रहे हैं कि वहां पर निवेश के साधन क्या हैं, व्यवस्थाएं क्या हैं। निश्चित तौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा या एनसीआर का पूरा क्षेत्र देखें, वहां पर व्यवस्थाएं तो बेहतर हैं, लेकिन अभी भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं जिनको करना है, जिनमें कहीं ना कहीं पिछली सरकारों में लापरवाही की थी, उन पर अब कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री खुद जमीन पर उतरे हैं कि लापरवाही जो हुई थी वो दोबारा से ना हो और बेहतर काम किया जाए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का ग्रेटर नोएडा का जो दौरा काफी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, इसको लेकर के भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीआर का क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहां से भारतीय जनता पार्टी पिछले सभी चुनावों में बेहतर परफॉर्मेंस की है। तो इसको लेकर के इस परफॉर्मेंस को जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि बेहतर बना रहे और 2024 का जब चुनाव हो तो यहां पर कोई ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि पहले इतना काम कर दिया जाए वहां के लोगों के लिए, जिससे जब 2024 का चुनाव हो तो वहां पर ज्यादा दिक्कत ना है, आसानी से चुनाव जीता जा सके। जी ठीक है अश्विनी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी के खिलाफ शिकायत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ से दबंग अभिषेक शुक्ला की शिकायत। प्रयागराज के रहने वाले जयशंकर शुक्ला ने की है शिकायत। सहायक समीक्षा अधिकारी की मिलीभगत से हो रहा है कब्जा। सड़क और नाली को जोतकर अपने खेत में कब्जा का आरोप है। तो चक मार्ग संख्या 901 और नाली संख्या 902 पर दबंगों का कब्जा है। एसडीएम और तहसीलदार भी सहायक समीक्षा अधिकारी के आगे नतमस्तक है। अभिषेक शुक्ला की मिलीभगत से राजेंद्र शुक्ला ने जबरन किया है कब्जा। पीड़ित की लाठी डंडों से पीट कर जबरन कब्जा का आरोप है। तो अभिषेक शुक्ला सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत है। प्रयागराज के दिघिया गांव के थाना मांडवा मेजा का ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जहां एक तरफ योगी सरकार ये कोशिश कर रही है कि अवैध कब्जे को मुक्त कराया जा सके, वहीं अगर इस तरह की स्थिति अगर अधिकारी ही करते हैं तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, प्रयागराज से रहने वाले हैं जिन्होंने जयशंकर है, जिन्होंने शिकायत की है इस पूरे मामले को लेकर, सहायक समीक्षा अधिकारी के खिलाफ उन्होंने शिकायत दी है। अश्विनी, प्रकरण है ग्राम सभा दिघिया तहसील मेजा में चकमार्ग संख्या जो कि राजस्व के अभिलेखों में सर मौजूद है। काफ़ी बार उसकी पैमाइश हो चुकी है। इससे पीछे हम लोग 24 जून को मेजा और तहसीलदार, एसडीएम, 6 आरआई, 12 लेखपाल के साथ पैमाइश की गई, पत्थरगड्डी किया गया,
निशानदेही बनी। चकमार का प्रकरण है। बढ़ेंगे आगे। यूपी विधानसभा मानसून सत्र का कार्यक्रम जारी है। 5 दिन चलेगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। 19 सितंबर को सदन में निधन निर्देश होंगे पारित, तो 20 सितंबर को नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। औपचारिक कार्य, अध्यादेश, अधिसूचनाओं को रखा जाएगा। कई विधेयकों को भी यूपी सरकार सदन के पटल पर रखेगी। 22 सितंबर को भी विधायी कार्य होंगे और मुद्दों पर होगी चर्चा। 23 सितंबर को विधायी कार्यों के साथ ही आबकारी दिवस को लेकर होगी चर्चा। तो मानसून सत्र की तैयारी कर ली गई है और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला, इस दौरान किस तरह ये पूरा मानसून सत्र रहने वाला, उसकी तैयारी भी कर ली गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, मानसून सत्र को लेकर तमाम क्या कुछ तैयारी रहने वाली है, उसको क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, ये तय कर लिया गया है। मानसून सत्र के कार्यक्रम जारी भी कर दिए गए हैं। बिल्कुल, मानसून सत्र जो होना है वो 5 दिवसीय मानसून सत्र होगा। योगी सरकार की सत्ता में वापसी करने के बाद पहला मानसून सत्र होगा। इस दौरान तमाम तरह के जो बजट हैं वो माफ कीजिएगा, जो सूचनाएं हैं वो जारी की जा सकती है। साथ ही साथ अनुपूरक बजट भी आ सकता है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, जिनमें पैसे की कमी पड़ सकती है, तो उसको पूरा किया जा सकता है। निश्चित तौर पर 5 दिवसीय जो बजट जो सत्र होगा मानसून का, कहीं ना कहीं हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष भी जो सरकार है उसको घेरने का काम करेगा। इस समय अगर बात करें जो विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में विपक्ष भी काफी मजबूत है। समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में काम कर रही है और उसकी संख्या बल भी अच्छा खासा है। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि जब सत्र शुरू होगा तो कहीं ना कहीं विरोध जो होगा सरकार का होगा। तमाम ऐसे मुद्दे होंगे, चाहे महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर कानून व्यवस्था हो, तमाम चीजों को लेकर के विपक्षी पार्टियां जो हैं सरकार को घेरने का काम करेंगी। पिछला जो सत्र रहा है, बजट सत्र रहा है, उस दौरान भी देखा गया कि जब सत्र शुरू हुआ था तो तमाम तरह के हंगामे हुए और जो सत्र चलना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आई और अच्छे ढंग से सत्र नहीं चल पाया, जिससे तमाम ऐसी योजनाएं, ऐसे जो चीज थी जो सत्र में पेश करनी थी वो पेश नहीं हो पाई। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपनी कानून व्यवस्था, सुरक्षा, जो है तमाम अन्य चीजें, बेरोजगारी को लेकर के हमेशा कहती है कि वो बेहतर काम कर रही है, लेकिन इसी को लेकर के विपक्ष जो सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहा है। बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा इस पर विपक्ष के पास होगा, जिसको लेकर के सदन में है जो सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मथुरा दौरा है। ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन कर करेंगे पूजा अर्चना, तो बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक के बाद जिला चिकित्सालय का करेंगे निरीक्षण। गौसना ब्लॉक राया प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन का भी निरीक्षण करेंगे। गायत्री प्रजापति से रंगदारी मांगने वाली महिला गिरफ्तार हुई है। सविता पाठक को गोमती नगर विस्तार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सविता पाठक पर कोर्ट ने जारी किया था एनबीडब्ल्यू। सविता पाठक पर लखनऊ में कई थानों में मुकदमा भी दर्ज है। मकान नंबर 1481 सेक्टर के आशियाना से हुई है गिरफ्तार। थाना गाजीपुर, वजीरगंज विस्तार, चित्रकूट में दर्ज है मुकदमे। गैर जमानती वारंट के बाद विस्तार पुलिस को सफलता मिली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बांदा में नूतन बाल गणेश महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत हुए, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव बिना पानी की मछली की तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं और ये उनकी तड़पन अभी तक 25 साल खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। सरकार चला रही है, उनको श्री अखिलेश यादव जी की जरूरत नहीं है। दूसरा, अखिलेश यादव जी की पार्टी के अधिकतम विधायक हमारे संपर्क में, वो भाजपा में आना नहीं। अखिलेश यादव जी दूसरी पार्टी में रहते हैं, पानी से निकली हुई मछली की तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं और उनकी तड़पन अभी 25 साल समाप्त नहीं हुई।
अंबेडकर नगर में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट वॉर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को किसी की फिक्र नहीं है, सब आपस में लड़कर समाज का नुकसान कर रहे हैं। ये लोग चाहे ट्विटर पर लड़े, चाहे फेसबुक पर लड़े या फिर जुबान से लड़े, सही लड़ाई लड़ने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर ओपी राजभर ने कहा 10 दिन तमिलनाडु में रहेंगे तो 2 दिन यूपी में। वही सुभाषपा छोड़ने वाले नेताओं की तुलना भस्मासुर से की है। लड़ाई में जैसे आपने देखा होगा कि जब शंकर भगवान ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, कि जब शंकर भगवान से कहा कि आशीर्वाद वरदान मांगा, तो शंकर भगवान ने कहा कि जाओ तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। तो शंकर भगवान ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, तो भस्मासुर शंकर भगवान को दौड़ा लिया। तो जिसको हम लोग नेता बनाए, जमीन से उठा करके इस ऊंचाई तक पहुंचाए, और आज मुझे तकलीफ है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि जिस झंडे और टोपी के दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, मुख्तार अंसारी के खिलाफ 6000 वोट से हारा वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ा, अपना पैसा लगाया, और उसी झंडे टोपी के बल पे वो आदमी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की संज्ञा देता कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। चलिए, टॉप एजेंडे में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।